हेलो एवरीवन। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 10 क्वेश्चंस हम डेली लेकर आते हैं। आज है 17 जुलाई 2021। शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फेडरल फीचर, इनमें से कौन सा फेडरल फीचर है? तो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एक फेडरल फीचर है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का रिजिड होना या फिर उसको चेंज जल्दी से ना कर पाना एक फेडरल फीचर है। द मेन फेडरल फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस आर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल गवर्नमेंट, डिवीजन ऑफ पावर्स, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो ये सभी फेडरल फीचर हैं। न्यूलिथिक पीरियड ऑफ एज इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाई, न्यूलिथिक पीरियड की इसमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? एग्रीकल्चर तो होता था। यूज ऑफ कॉपर नहीं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स और एग्रीकल्चर ये करने लगे थे, तो फिशिंग भी करते ही होंगे, तो कॉपर का यूज नहीं हुआ था इस टाइम पे। द टर्म न्यूलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड नियो मीन्स नया एंड लिथिक मीन्स स्टोन। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ न्यूलिथिक एज हैं टूल्स एंड वेपन्स टूल्स चलते थे, एग्रीकल्चर होने लगी थी, पॉटरी, हाउसिंग एंड सेटल्ड लाइफ, तो ये एक जगह रुककर रहने लग गए। द प्लान ऑफ सर स्टैफर्ड क्रिप्स एनविसाज्ड दैट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्रिप्स प्लान में क्या था? ए, इंडिया शुड बी ग्रांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये तो एक मजाक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के लिए तो वो कभी तैयार हुए ही नहीं थे। बी, इंडिया शुड बी पार्टीशनड इनटू टू बिफोर ग्रांटिंग इंडिपेंडेंस, नहीं ये भी नहीं है। इंडिया शुड बी मेड ए रिपब्लिक विद द कंडीशन दैट सी विल ज्वाइन द कॉमनवेल्थ, नहीं कॉमनवेल्थ ज्वाइन करने के लिए फोर्स नहीं किया गया था, तो डी हो जाएगा। इंडिया शुड बी गिवन डोमिनियन स्टेटस की ही बात करते थे। द क्रिप्स मिशन वाज ए फेल्ड अटेम्प्ट इन 1942 बाय इंडियन गवर्नमेंट टू सिक्योर फुल इंडियन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट फॉर देयर एफर्ट्स इन वर्ल्ड वॉर टू, तो वर्ल्ड वॉर टू के लिए इन्हें सपोर्ट चाहिए था इंडियन का, इसीलिए क्रिप्स मिशन लाया गया था। विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बताना है इसमें से राइस का कौन है? इंडोनेशिया, चाइना, जापान या थाईलैंड? तो ये है चाइना। एज ऑफ 2019 FAO के हिसाब से टॉप 3 प्रोड्यूसर ऑफ राइस हैं चाइना, इंडिया एंड इंडोनेशिया, तो चाइना टॉप पर है। हु ऑर्डर्ड द इन्वेजन एंड फाइनल एनेक्सेशन ऑफ अपर बर्मा को पूरा एनेक्स किसने ऑर्डर किया था? अमरहेस्ट ने, डलहौजी ने या डफरीन ने? तो फर्स्ट 3 एंग्लो बर्मीज वॉर हुए थे। फर्स्ट वॉर में अमरहेस्ट गवर्नर जनरल थे, दूसरे वॉर में डलहौजी गवर्नर जनरल थे, और 1985 या 86 के टाइम पे जब तीसरा बर्मीज वॉर हुआ था और अपर बर्मा को भी अनेक्स कर लिया गया था, तब ये डफरीन गवर्नर जनरल रहे थे। लॉर्ड डफरीन, who had started the war preparation much earlier, ordered the English army to proceed towards मंडाले, तो लॉर्ड डफरीन ने मंडाले की तरफ बढ़ने को कहा। 1886 में द टेरिटरी ऑफ बर्मा वर अनेक्स्ड, इसको अनेक्स कर लिया गया और फर्स्ट प्रोविंस के फर्स्ट चीफ कमिश्नर चार्ल्स बर्नार्ड को बना दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट ए इंश्योर द राइट टू प्रॉपर्टी को इसने फंडामेंटल राइट से हटा दिया था, तो ये गलत है। इंश्योर द प्रेस फ्रीडम, नहीं। सी, लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोक्लेम इंटरनल इमरजेंसी। डी, रिस्टोर टू द हाई कोर्ट एंड टू सुप्रीम कोर्ट देयर जुरिस्डिक्शन टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ एनी सेंट्रल और स्टेट लॉ, तो हाँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की इस तरह की पावर को 42nd अमेंडमेंट में छीन लिया गया था, तो उसे रिस्टोर किया था 44th अमेंडमेंट में। द 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया। इट रिस्टोर्ड सम ऑफ द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, और क्या किया? इट रिप्लेस द टर्म इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय आर्म्ड रेबेलियन, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस को हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया।
in the respect of national emergency. It made the president to declare a national emergency only on the written recommendation of cabinet. जब written में cabinet रिकमेंड करेगा तभी प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी लगाएं, वरना ना लगाएं। तो इस तरह के 44th अमेंडमेंट में कुछ अच्छे चेंजेस किए गए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इंडिया हैज़ फॉलन 28 प्लेसेज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021। तो 2021 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में इंडिया 28 प्लेसेज नीचे गिर गया है। बी, एजुकेशनल अटेनमेंट इज वन ऑफ द 4 डायमेंशन टू मेजर ग्लोबल जेंडर गैप। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट को बनाने के लिए 4 डायमेंशन का यूज किया था, उसमें एजुकेशन अटेनमेंट एक है। हाँ, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। इंडिया इज़ नाउ वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर इन साउथ एशिया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में साउथ एशिया में इंडिया सबसे नीचे आ चुका है। इट इज़ नाउ रैंक्ड 140 अमॉन्ग 156, जो कि बहुत ही ख़राब रैंक है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में। 4 डायमेंशन इस इंडेक्स के होते हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ 1929 प्रोवाइडेड फॉर। तो ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट 1929 का लाया गया था क्यों? ए, द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। अगर आपको याद होगा तो ये एक DPSP है अभी हमारा, तो इस तरह का बढ़िया प्रोविज़न ब्रिटिश राज में तो नहीं आ सकता, तो ये गलत है। बी, आर्बिट्रेरी पावर्स टू द मैनेजमेंट टू क्वेल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। सी, एन इंटरवेंशन बाय द ब्रिटिश कोर्ट इन द इवेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। ये भी नहीं है। डी, ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन स्ट्राइक्स। तो स्ट्राइक्स वगैरह पर बैन लगाने के लिए ये ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 लाया गया था। द ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट ऑफ द 1929 प्रोवाइडेड फॉर ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड ए बैन ऑन strikes. The main object of Trade Dispute Act of 1929 was to lay down the procedure for the establishment of courts of inquiry and board of conciliation. तो इसमें establishment दिया हुआ था court of inquiry and board of conciliation. The oldest mountain are, इसमें से oldest mountain बताना है, हिमालय, अरावली, सतपुरा एंड विंध्या। तो इसमें से हो जाएगा अरावली। हिमालय नए फोल्ड माउंटेन है, पुराने नहीं है। अरावली एंड एरोडेड स्टब एंशियंट माउंटेन इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन इन इंडिया। चूज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स। डाटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के बारे में सही बताना है। ए, DGQI इज कंडक्टेड बाय डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफिस अंडर नीति आयोग। B, DGQI survey assesses different ministry department performance on the implementation of central sector scheme, centrally sponsored scheme। तो ये दोनों ही करेक्ट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर हैज़ बीन रैंक्ड सेकंड अमॉन्ग द 16 इकोनॉमिक मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो इन सभी डिपार्टमेंट में से डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर सेकंड रैंक पर आया है। सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।